जैसे अभी एक मूवी आई सैयारा, उसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट को अल्जाइमर डिसीज बताया गया विद अ वेरी यंग एज। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हेडफोन्स का हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? अगर बच सकते हो तो बच लो। कुछ टाइम के बाद हमको वो के किताबों में नहीं मिलेगा। तो क्या ये स्मार्ट वॉचेस का जो यूटिलाइजेशन है ये आम जनता में एंजाइटी को बढ़ा रहा है? बच्चों का ही अकाउंट बना दिया जाता है। बच्चों की जो लर्निंग है, मेमोरी है, जो रिटेंशन पावर है, दैट इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। कंकशन एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी किसी व्यक्ति को दौरा आए तो व्यक्ति को दौरा आने से रोकना नहीं है। सर, आज का पॉडकास्ट थोड़ा कैंसिल करते हैं, मुझे हेडेक हो रहा है। क्या आप भी जब अपना रूटीन काम करते हैं तो आपको हेडेक, फटीग ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है? क्या आप जब एयरपॉड्स लगाते हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन उठता है कि क्या इससे मेरे ब्रेन में कुछ प्रभाव पड़ रहा है? सो इफ यू एवर हैड अ टसल विथ योर ब्रेन, वी हैव अ रेफरी. Today we have with us Dr. Rahul Chawla. He is DM Neurology from AIIMS New Delhi and a founder of healthpill.com. Welcome, sir. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सर, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको एग्रीवेट करके माइग्रेन का नाम भी देते हैं। सो हाउ अनफेयर इट इज फॉर अ माइग्रेन टू बी कंपेयर्ड विद अ हेडेक? तो माइग्रेन जो है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेडेक तो सिम्टम है। माइग्रेन में पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, थ्रॉबिंग टाइप। ऐसा कि मान लो कि कोई सर में हथौड़ा मार रहा है। साथ में पेशेंट को हो सकता है उल्टी आने का मन करे, उल्टी आ भी जाती है, लाइट से आवाज़ से इरिटेशन होती है। और माइग्रेन जो है प्रोग्रेसिव हेडेक होता है। माइग्रेन का दर्द लगातार बढ़ता जाता है जब तक वो प्लेटो पे ना पहुंचे, और फिर कुछ वक्त के बाद दवाई लेने के बाद अपने आप धीरे धीरे खत्म होता है। सो कंडीशंस लाइक एयर पॉल्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल फोन्स, इससे भी माइग्रेन अग्रीवेट होता है? माइग्रेन के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जो कि पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट ना करे, फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं तो उससे माइग्रेन हो सकता है। एक्सेसिव ट्रैवलिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन और जो PM2.5 की जो तादाद बढ़ रही है हवा में, वो भी अपने आप में एक ट्रिगर है। कुछ पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि चीज़ हो गया, अल्कोहल हो गया, कैफीन भी कुछ कुछ पेशेंट्स के लिए ट्रिगर फैक्टर का काम कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आई डिड नॉट नो कि स्टार्वेशन या फास्ट रखने से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। माइग्रेन की जब हम बात करते हैं तो आजकल पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ताकि ये चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर बच सकते हो तो बच लो, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो अगर आप दिल्ली से बाहर जा सकते हैं, ऐसे एरिया में जा सकते हैं जहाँ पर कि पॉल्यूशन कम है, एटलीस्ट उन 3-4 महीनों के लिए, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। नहीं तो एटलीस्ट एयर प्योरीफायर आप अपने घर में रखिए। खासकर आपके घर में जो एल्डरलीज हैं, जो आपके बच्चे हैं, एंड जो प्रेग्नेंट औरतें अगर हैं, दीज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप एंड दे नीड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। तो जो भी आपका घर का एनवायरनमेंट है, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पर एयर प्योरीफायर का यूज़ करें। मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पे पार्क में या फिर एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाएं, इंडोर ज़्यादातर रहें। और इसके अलावा कोशिश करके, और इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेट रखें। सर, बहुत सारे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं आज की सिचुएशन में, वो कंप्लेन करते हैं ब्रेन फॉग की, वो कंप्लेन करते हैं फटीग की, वो कहते हैं कि हम अपना काम करते हैं लेकिन हमें बहुत थकावट महसूस होती है। तो क्या ये डाइट से रिलेटेड है? क्या ये मिनरल डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज से रिलेटेड है? क्या ये इवन वेजिटेरियन होने या वीगन होने से भी रिलेटेड है? ब्रेन फॉग, फटीग, नमनेस, ये सारे सिम्टम्स जो हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। एंड इंडिया में लगभग 30 to 40% लोगों को B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये सिम्टम्स सिर्फ B12 डेफिशिएंसी की वजह से ही नहीं, विटामिन D डेफिशिएंसी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। कभी कभी ये सिम्टम्स एंजाइटी और डिप्रेशन के भी मार्कर्स होते हैं। बहुत लोग जिन्हें अंडरलाइंग हिडन डिप्रेशन या एंजाइटी होता है, उन्हें इस तरीके के एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग कोविड, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन फॉग हो सकता है। एंड कुछ और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती हैं जिसमें कि ब्रेन फॉग देखने को मिल सकता है। जैसे इंटरेस्टिंगली हमारे पास एक पेशेंट आई थी, यंग फीमेल कॉलेज स्टूडेंट, एंड शी वाज हैविंग एंजाइटी, डिप्रेशन, B12 डेफिशिएंसी, एंड शी वाज हैविंग ऑल दोस काइंड ऑफ ब्रेन फॉग एंड numbness kind of symptoms, and she was being treated for the same with a from a doctor outside, बट वो कोई आराम नहीं पड़ा तो हमारे पास आए। हमने जब एग्जामिन किया तो कुछ सटल न्यूरोलॉजिकल साइंस मिले, जिसके बाद हमने ब्रेन का और सर्वाइकल स्पाइन का MRI कराया, और उसके अंदर दिमाग के अंदर मल्टीपल लीजन्स दिखाई दिए, यानी कि पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था।
तो बहुत बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी इस तरीके के वेग क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सर। बहुत सारी जब हम ब्रेन फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो आई थिंक बहुत लोगों ने इनकाउंटर भी करी होगी, मैंने पर्सनली कई बार इनकाउंटर करी है, जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो लोगों को जिसको हम कॉमन भाषा में दौरा पड़ना या मिर्गी आना या एपिलेप्सी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस आमतौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जब हम बात करें तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए और कैसे एक आम आदमी भी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है? सबसे पहली चीज़, जब भी किसी व्यक्ति को दौरा आए तो व्यक्ति को दौरा आने से रोकना नहीं है। उसके मुंह के अंदर कोई चम्मच, कोई भी उंगली नहीं डालनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि उसको इंजरी हो जाए। अगर आसपास कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ पड़ी जिससे कि पेशेंट को इंजरी पहुंच सकती है तो उसको दूर हटा लें। अगर टाइट जैकेट पहनी हुई है, टाइट स्वेटर पहना हुआ है तो उसको लूजन अप कर दें। दौरा आने से पेशेंट को रोकना नहीं है, हाथ पैर नहीं पकड़ने हैं, नहीं तो उससे इंजरी हो सकती है, मसल इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है। पेशेंट को एक करवट में लेटा दें ताकि जो भी सलाइवा गिर रहा है वो बाहर की तरफ आ जाए, वो उसके छाती में ना जाए, उससे चोक ना हो जाए पेशेंट। ठीक है। वो दौरा जब आ रहा है उस टाइम पे आपको मुंह के अंदर कोई भी दवाई नहीं डालनी है, उस टाइम पे आपको सॉक्स नहीं सुंघाने हैं। ठीक है। एंड वेट करना है, 1 से 2 मिनट के अंदर दौरे यूजुअली अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट थोड़ी देर के लिए बेहोश रहता है और पेशेंट अपने आप जाग जाता है। अगर आपको पता है कि पेशेंट को ऑलरेडी दौरे आते हैं तो आप पेशेंट के रिलेटिव को या फिर एटलीस्ट अस्पताल जाने की तैयारी कर सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि दौरा प्रोलॉन्ग हो जाए, 5 मिनट से ऊपर तक दौरा आ जाए, उसे हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है और उसमें परमानेंट ब्रेन में इंजरी होने की संभावना रहती है। और ऐसे में ज़रूरत है कि हम तुरंत ही दौरे की दवाइयाँ पेशेंट को स्टार्ट कर दें। तो एक तरफ तो आप पेशेंट का ध्यान रखें, दूसरी तरफ ये भी देखें कि जितना जल्दी हो सके हेल्प पहुंच जाए ताकि पेशेंट को अस्पताल लेके जाया जा सके। सो सर, इंजरी से एक बहुत कॉमन चीज़ जो आजकल देखने को मिलती है, जो क्रिकेट लवर्स हैं खासकर वो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, वो है कंकशन। कंकशन में जहाँ पे ब्रेन इंजरीज होती हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, प्लेयर्स बहुत सारे इससे सफ़र करते हैं, बहुत सारे एग्रेसिव स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे ये इंजरीज देखने को मिलती है। तो ये कंकशन एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स खेलते वक्त अगर सर में चोट लगती है तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट जो है उसी वक्त दिखाई दे जाए। यानी कि अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा तो सर के अंदर गंभीर चोट आई होगी। हो सकता है कि हैमरेज हो गया दिमाग के अंदर और वो ब्लीडिंग होने की वजह से दिमाग का जो एरिया है वो डैमेज हो गया। और अगर वो इतना बड़ा है तो हो सकता है कि व्यक्ति की मौत भी हो जाए या फिर उसको एक परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो पैरालिसिस हो या हो सकता है कोई और परेशानी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रिवियल इंजरीज यानी कि हल्की हल्की चोटें भी अगर बार बार सर में लगती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्यूमुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को मेमोरी की प्रॉब्लम आ सकती है, बिहेवियर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे ही एक केस जो है बॉक्सिंग में देखने को मिलता है। जो बॉक्सर्स होते हैं उनको अगर बार बार क्योंकि सर में चोट लगती है तो उनको कुछ वक्त के बाद पंच ड्रंक सिंड्रोम जिसे कहा जाता है या क्रोनिक ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी, तो उसमें क्या होता है कि डिमेंशिया होने लगता है, मेमोरी लॉस, बिहेवियर में बदलाव और कुछ पार्किंसन टाइप के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। सर, आपने पैरालिसिस की भी बात करी। पैरालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है? और पैरालिसिस की जब हम बात करते हैं तो क्या ये पैरालिसिस में अगर कोई व्यक्ति है उसको कितना समय लगता है? क्या अगर वो हाफ पैरालाइज्ड है क्या वो ठीक हो सकता है उसके बाद? देखिए, पैरालिसिस का मतलब होता है कि एक हाथ एक पैर का काम करना बंद कर देना या दोनों पैरों का काम करना बंद कर देना। तो स्ट्रोक इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर एक्यूट पैरालिसिस, यानी कि अचानक से व्यक्ति के हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, चेहरे पे लड़खड़ाहट आ जाती है, ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाती है, चेहरे में टेढ़ापन आ जाता है या दिखाई देने में कोई परेशानी होती है, चलने में इम्बैलेंस होता है। अगर अचानक से किसी व्यक्ति को ये सारे सिम्टम्स आएँ तो हो सकता है कि व्यक्ति को स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक में क्या रहता है कि ब्लड वेसल जो है फट जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हो गया। बिल्कुल। या फिर वेसल के अंदर एक क्लॉट आ गया, क्लॉट की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो कट गई है और दिमाग का जो हिस्सा है वो अब काम नहीं कर पा रहा है, जिसे हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। कभी कभी क्या होता है कि इस्केमिक स्ट्रोक जो रहता है कुछ देर के लिए रहता है, यानी कि क्लॉट बना जिसकी जिसकी वजह से ब्रेन का जो एरिया है वो डैमेज हुआ, लेकिन कुछ देर के अंदर वो क्लॉट वापस डिजोल्व हो गया और व्यक्ति के जो भी सिम्टम्स थे वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो ये एक तरह की वार्निंग है
जैसे फिल्म आने से पहले ट्रेलर आता है ना, बिल्कुल। तो वैसे ही एक वार्निंग है कि अगर आपको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, यानी कि कुछ देर के लिए आपको पैरालिसिस हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आपको अगले 1 से 2 दिन के अंदर स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सर, ब्रेन स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं, एक कॉमन व्यक्ति, एक आम आदमी अपने आप को ब्रेन स्ट्रोक से कैसे प्रिवेंट कर सकता है? देखिए, स्ट्रोक के कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को हो सकता है कि हार्ट रिलेटेड समस्याएं हों, या चाहे वो हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो, या फिर हार्ट के अंदर क्लॉट बनने लगे हों, या बहुत बार जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून कारण भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल कारण है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आखिर क्यों होगा। तो अगर कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो उनको अपना बीपी और शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल इनटेक ख़त्म करना है, स्मोकिंग बंद करनी है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स किसी के पास मौजूद हैं तो प्लीज़ उस पे काम कीजिए, अदरवाइज़ स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हम तो अपनी डेली प्रैक्टिस में डेली ऐसे पेशेंट देखते हैं जिन्हें की बीपी है पर वो दवाई नहीं खा रहे हैं, बीपी अनकंट्रोल हुआ, स्ट्रोक हो गया। सेम इज़ द केस विद डायबिटीज़, शुगर अनकंट्रोल हुई और फिर अचानक से एक दिन स्ट्रोक हो गया। तो ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ अपने टाइम पे लीजिए, जो भी लाइफस्टाइल इंटरवेंशन है उन पर ध्यान दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ध्यान रखना है कि शुगर आप एप्रोप्रिएट मात्रा में लें, ज़्यादा ना लें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो नमक को भी एप्रोप्रिएट मात्रा में लेना है। कोलेस्ट्रॉल अपना नॉर्मल रखना है। अवॉइड हाई फैट डाइट। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। सो सर, लाइफस्टाइल फैक्टर की आपने बात करी। लाइफस्टाइल फैक्टर में आजकल जो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे सबके साथ है वो है मोबाइल फ़ोन्स। जब हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, हम हमेशा स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स का हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, मोबाइल फ़ोन्स ख़ास करके बच्चे अगर पूरे वक्त चाहे मोबाइल्स पे गेम खेल रहे हों या मोबाइल की हेल्प से पढ़ाई भी कर रहे हों, और उनका जो ओवरऑल स्क्रीन टाइम है वो 4-5 घंटे से ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा ना कि पूरे वक्त मोबाइल में वो उलझे रहेंगे। तो आसपास की जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो और सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी क्यूज़ है, वो ले नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता चला जाता है। अगर मान लीजिए आप बार बार यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, 50 सेकंड की, 1 मिनट की रील, स्क्रॉल कर। एंड तुरंत अगर आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप फिर लॉन्ग टर्म में किताबें नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि हमको क्या है कि डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। अगर हम वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, उसमें अगर हम एक लेवल अप हो गए, हम कुछ अवार्ड मनी जीत गए, तो वी फील गुड, हमको डोपामिन किक मिलता है। ऐसे ही स्क्रॉल करते वक्त हमको डोपामिन किक मिल रहा है। तो कुछ टाइम के बाद हमको वो किक किताबों में नहीं मिलेगा, हमको वो किक एक फैमिली टाइम बिताने में नहीं मिलेगा, एंड पूरे टाइम जो है हम अपना मोबाइल फ़ोन को ढूंढते रहेंगे। तो हमारा अलर्टनेस, हमारा अटेंशन, इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड डेफिनेटली मेमोरी पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, खास करके बच्चों की। तो बहुत सारी स्टडीज़ सामने आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि अगर बच्चे किताबों से पढ़ते हैं एंड पेपर पे लिखते हैं होमवर्क, वर्सेस अगर वो स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं एंड टाइप करते हुए अपना होमवर्क पढ़ रहे हैं, तो जो मेमोरी है एंड जो रिटेंशन है वो कम हो जाता है अगर आप स्क्रीन पे काम करते हैं, एंड बेटर रहता है अगर आप किताबों के थ्रू पढ़ते हैं। आई थिंक ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, और आई थिंक सबको इससे क्यू लेना चाहिए कि कितना ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। सर, आप गेमिंग की बात कर रहे थे अभी। गेमिंग एडिक्शन को हम बहुत बार एक हैबिट की तरह ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने आए हैं जब ये बहुत रूथलेस भी लोगों के बिहेवियर के लिए रहा है। सो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? गेमिंग एडिक्शन, इज इट जस्ट अ हैबिट और इज इट एक्चुअली एन एडिक्शन? गेमिंग इज़ एक्चुअली एन एडिक्शन। इनफैक्ट वी हैड अ पेशेंट, जब पबजी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था, तो एक 12-13 साल का बच्चा था और पबजी से एडिक्टेड हो चुका था। एंड जब फादर ने मना किया कि नहीं आपको पबजी नहीं खेलना है, फ़ोन छिना लिया, तो सेम नाइट ही कमिटेड सुसाइड। तो ही हैंग्ड हिमसेल्फ। एंड जब उसको लाया गया तो ऑलरेडी उसकी ब्रेन में हाइपोक्सिक डैमेज हो गया था, एंड ही इज़ पैरालाइज फॉर लाइफ। एंड ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हम देखते रहते हैं जिसमें कि बच्चे अपनी जान ले लेते हैं या फिर माँ बाप तक की जान ले लेते हैं, सिर्फ इस एडिक्शन के चलते। तो जो एडिक्शन रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ प्ले करता है। तो एक तरफ तो अगर हम गेमिंग से एडिक्टेड हैं तो हमको डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू अच्छा फील होता है, जो कि डोपामिन की किक मिलती है। और दूसरी तरफ जो हमारा दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि हमारे इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उस पे हमारा जो कंट्रोल है वो कम होता चला जाता है।
तो हमारा दिमाग हमारी इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर हमारे इम्पल्सेस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। और अगर बच्चे आपके इस एक्टिविटी में इंडल्ज हो रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको एक एक्सपर्ट के पास लेके जाएं और कोशिश करें जितना कम हो सकता है बच्चे को ऐसे वीडियो गेम से प्रिवेंट करें जिसमें कि एडिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इवन सर आजकल तो मैंने जो देखा है कि नॉट जस्ट किड्स, इवन अडल्ट्स आर एडिक्टेड टू गेमिंग नाउ सर। इवन एक जब हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बहुत ही बड़ा इशू जो अब अगर हम ब्रेन की बात करें या न्यूरोलॉजी की बात करें जो आ रहा है, वो है कि जो हम टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट करते टाइम हमारा नेक हमेशा नीचे रहता है। पहले हम कहते थे सर उठा के चलो, अब हम सब सर झुका के चल रहे हैं। तो ये जो टेक्स्ट करने के कारण, मोबाइल फ़ोन यूजेज के कारण हमारे ब्रेन या स्पाइन पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है वो हमारे हेड का वेट लेता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं सीधा बैठा हूँ तो 3 या 4 किलो मेरे सर का वेट होगा जो मेरे सर्वाइकल कॉर्ड ने लेना है। बट अगर मैं अपना सर को फ्लेक्स करता हूँ तो वो वेट बढ़ता जाता है। और अगर मैं बिल्कुल ऐसे मोबाइल फ़ोन देख रहा हूँ तो हो सकता है 15 से 20 किलो वज़न मेरे कॉर्ड पर पड़े। तो हो सकता है कि 15 से 20 किलो वज़न मेरे सर्वाइकल वर्टिब्रा पर पड़े। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग तौर पर, अगर लंबे समय तक ये वज़न बढ़ता रहता है, ऑब्वियसली उसमें ट्रॉमा हो जाएगा, मसल्स में स्पैज़म हो जाएगा और डिस्क में प्रोट्रूशन हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से आपको बैक एक की समस्या, शोल्डर पेन की समस्या, नेक पेन की समस्या, ये तो आएंगी आएंगी। इसके अलावा देज आर ऑल्सो फैक्टर्स फॉर सर्वाइकोजेनिक हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक, ब्रेन फॉग। तो इस तरह की समस्या भी लॉन्ग टर्म में आपको हो सकती है। बहुत से लोग डिजीनेस भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी मल्टीपल समस्याएं जो हो सकती हैं शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के लिए, सिर्फ हेल्थ रिलेटेड। सो आई थिंक ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पॉस्चर को ध्यान रखें, अदरवाइज़ ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सर एक चीज़ और जो आजकल जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, वो है हेडफोन्स का यूज़ करना। हेडफोन्स हम हमेशा बात करते हैं नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स की, यानी हमारा हमेशा ध्यान जिस चीज़ पे रहता है वो रहता है कि हेडफोन्स का प्रभाव हमारे कानों पे पड़ रहा है, हमारे सुनने की क्षमता पे पड़ रहा है। हेडफोन्स का हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, एंड स्पेसिफिकली एयरपॉड्स का हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? अगर आप लंबे समय तक तेज़ आवाज़ में गाने सुनेंगे, खास करके ईयरफोन्स में, तो उससे क्या रहता है कि हमारे कान के जो सेल्स होते हैं जो कि ऑडियो इम्पल्स को दिमाग की तरफ लेकर जाते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। इससे हमारी हियरिंग एबिलिटी इम्पैक्ट होती है। जैसे हम कहते हैं कि ऊंचा सुनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो हियरिंग है वो धीरे धीरे की कम हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि दिमाग के अंदर एरिया होते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जो कि उस इंटरप्रिटेशन पे काम कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में उसके इंटरप्रिटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ब्रेन में ऐसे डैमेज हो जाएगा, बट मेनली जो प्रॉब्लम है वो ऑडियो इम्पल्स को लेकर है। जो ये सेल्स हैं जो कि ऑडियो इम्पल्स लेके जा रहे हैं वो डैमेज होंगे, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कहीं कहीं जो इस तरह की धारणाएं चलती हैं कि जो लोग एयरपॉड यूज़ करते हैं उनको ब्रेन ट्यूमर की रिस्क बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ब्लूटूथ डिवाइसेस हों चाहे एयरपॉड्स हो, वो ब्रेन ट्यूमर कॉज नहीं करती। ब्रेन ट्यूमर है किसी भी तरह का कैंसर कॉज होने के लिए जो रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, जो कि ये रेडिएशंस नहीं है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ये कहने के लिए कि इस तरह के डिवाइस यूज़ करने से आपको ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। बट यस, ऐसा ज़रूर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक तेज़ आवाज़ में गाने सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयरिंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो सर पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बढ़ा है, काफ़ी मीटिंग्स भी अब ऑनलाइन होती हैं। वी हैव काइंड ऑफ शिफ्टेड फ्रॉम बुक्स और ऑफलाइन मोड टू स्क्रीन। ये ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन स्टडीज़ का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, या ऑनलाइन मीटिंग्स का अडल्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोविड के बाद स्क्रीन टाइम तो लगभग सब लोगों का बढ़ चुका है। ऑफिस में लगभग सारा काम लैपटॉप पे हो रहा है। सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है। पर बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको उनका स्क्रीन एक्सपोजर कम करना। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड मॉडल जब कोविड के बाद हुआ था तो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन मोड में चली गई थी। अब क्या है कि जो चीज़ एज अ नेसेसिटी स्टार्ट हुई थी, नाउ इट हैज़ बिकम मोर और लेस लाइक अ परमानेंट फिक्सचर। अब हर स्कूल में डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स आ गए हैं जहाँ पर कि बच्चों की पढ़ाई स्क्रीन पर हो रही है। इनफैक्ट बच्चों को जो होमवर्क भी दिया जा रहा है वो भी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। बच्चे अपना काम भी लैपटॉप पे कर रहे हैं, होमवर्क भी लैपटॉप पे कर रहे हैं।
तो ऐसे में ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि बच्चों की जो लर्निंग है, मेमोरी है, जो रिटेंशन पावर है, दैट इज़ गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। बात सिर्फ स्क्रीन एक्सपोजर की नहीं है, बात हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि जब बच्चा किताबों से चीज़ों को समझता है और फिर जब अपने पेन से लिखता है कॉपी पर, तब जो उसकी लर्निंग होती है दैट इज़ वे बेटर देन लर्निंग थ्रू स्क्रीन्स, एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मल्टीपल स्टडीज़ ऑल्सो। बच्चों का जो अटेंशन है, मेमोरी है, दैट गेट्स इम्पैक्टेड। आंखों पर जो विपरीत असर पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। इसके अलावा क्या होता है, अगर हम इसके अलावा स्क्रीन में क्या रहता है कि एक तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा स्क्रीन से जो लाइट निकल कर आ रही है वो रात के समय में खासकर हो सकता है कि बच्चों की स्लीप इंडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। वी हैव टू मिनिमाइज द स्क्रीन एक्सपोजर फॉर चिल्ड्रन एज मच एज पॉसिबल। सर आजकल एक चीज हम जो देख रहे हैं वो लाइफस्टाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वन थिंग दैट हैज कम अप इज स्मार्ट वॉचेस की जब हम बात करते हैं तो आज हम अपना हार्ट रेट, अपना बीपी, अपना नंबर ऑफ स्टेप्स, ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या ये स्मार्ट वॉचेस का जो यूटिलाइजेशन है ये पेशेंट्स में या आम जनता में एंजाइटी को बढ़ा रहा है? देखिए, स्मार्ट वॉचेस के जो पैरामीटर्स हैं, जो भी प्रिवेंटिव हेल्थ स्पेस में जो पैरामीटर्स आजकल लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो इट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। जैसे बहुत सारे पेशेंट जो कि हार्ट की प्रॉब्लम जिनको होती है, खास करके रिदम एब्नॉर्मैलिटीज़ जिनको होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी रिदम एब्नॉर्मैलिटी स्मार्ट वॉचेस में डिटेक्ट हुई। तो इट्स अ गुड थिंग। लोग ट्रैक कर रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है डिस्पाइट दे बीइंग इन 30 and 35 years ऑफ एज, जो कि अच्छी बात है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग सही टाइम पे इंटरवेंशन कर सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन हो या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो दैट्स अ गुड थिंग। प्रॉब्लम बिकम्स व्हेन दे स्टार्ट ओवर डूइंग स्टफ। पीपल गेट सो एंशियस अबाउट देयर पैरामीटर्स कि वो दिन में 3 बार 4 बार अपना बीपी चेक कर रहे हैं, बार बार अपना पल्स रेट देख रहे हैं, और पल्स रेट अगर थोड़ी सी बढ़ गई, दे गेट एंशियस। एंशियस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पल्स रेट और बढ़ जाएगी। तो एक विशियस साइकिल में लोग फंस चुके हैं। एंड लोगों को इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन नहीं करना है। लोगों को चाहिए कि बस बीपी बार बार चेक करते रहें और वो अपने आप ठीक हो जाए। आई हैव अ पेशेंट हु इज़ माई फॉलोअप, हाइपरटेंसिव है, बीपी की दवाई लिखी हुई है पर दवाई नहीं खा रहे हैं, उसको बार बार चेक कर रहे हैं, उनको लगता है चेक करने से ठीक हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इट्स गोइंग टू इंक्रीज देयर एंजाइटी, it's going to increase their symptoms and their problem. They're going to be that vicious cycle. As a preventive measure, it's good to track your parameters, but don't overindulge, else your brain goes into hypervigilance mode. तो फिर हर वक्त आपका दिमाग ओवर सेंसिटिव होकर यही सोचता रहेगा कि अभी हार्ट रेट कितनी है, अभी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, एंड यू विल गेट इनटू दैट विशियस सर्कल। आई थिंक सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आजकल एक्टिविटी ट्रैक करना एक ट्रेंड बन गया है कि आज मेरे कितने स्टेप्स थे, कल आपके कितने स्टेप्स थे। अब सर हम थोड़ा सा मूव करते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारा एक स्पेक्ट्रम जो बहुत, जब हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में या आम जनता को इस चीज़ के बारे में जिस चीज़ से पता चलता है वो पता चलता है बॉलीवुड के माध्यम से, जहाँ बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बताया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू यू ये जो पोर्ट्रेयल है, इससे आपके हिसाब से क्या अवेयरनेस बढ़ी है, या ये जो पोर्ट्रेयल होता है ये कई बार एक अच्छा या फॉल्स डिपिक्शन होता है जिसके कारण पेशेंट्स और ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं? बहुत के सिनेरियोज। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे तारे ज़मीन पर जब पिक्चर आई थी तो डिसलेक्सिया और लर्निंग डिसेबिलिटी के अराउंड एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, और उसका जो डिपिक्शन था दैट वाज वेरी गुड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पीपल गेट एंशियस ऑल्सो। जैसे अभी एक मूवी आई सैयारा, उसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट को अल्जाइमर डिसीज़ बताया गया विद अ वेरी यंग एज। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एंड इन फैक्ट अगर मान लीजिए वो फिल्म की हीरोइन अगर किसी ढंग के न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती तो शायद हो सकता है उसका डायग्नोसिस अल्जाइमर ना होकर कोई रिवर्सिबल डिमेंशिया होता जो कि ठीक हो सकता था। तो ऐसे में हो सकता था कि फिल्म की स्टोरी चेंज हो जाती। तो कहने का मतलब क्या है कि फिल्म्स कभी कभी चीज़ों को गलत तरीके से डिपिक्ट करती हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। अगर हम न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर की बात करें तो अवेकनिंग करके एक बहुत अच्छी मूवी है रॉबर्ट डिनेरो की। वहाँ पर बात की गई ऐसे पेशेंट्स को जिनको पोस्ट एंसेफेलाइटिस, पार्किंसन टाइप का सिंड्रोम हो जाता है, एंड लिवोडोपा नाम की नई नई दवाई उस वक्त लॉन्च की गई थी, एंड जिसका ट्रायल उन पेशेंट्स को दिया जाता है, एंड दोज पेशेंट्स हैड रिमार्केबल रिकवरी। लेकिन वो जो सिम्टम्स थे कुछ ही वक्त के लिए ठीक हुए थे, एंड उसके बाद वो बीमारी वापस से उसी तरीके से हो जाती जैसे कि पहले थी। अल्टीमेटली डिपेंड करता है हु इज़ द स्टोरी टेलर एंड उनकी मंशा क्या है
फिल्म बनाने से पहले? इज इट द अवेयरनेस और इट्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग क्रिंज कंटेंट? सो सर, चाइल्ड एक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो बॉलीवुड में देखा गया है। इवन आजकल बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पे भी चाइल्ड बच्चों का ही अकाउंट बना दिया जाता है। चाइल्ड एक्टर्स आफ्टर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो दो पाथवेज में जा सकते हैं। या तो वो बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ बनते हैं, जो भी हमारे पास एग्जाम्पल है, या वो एक अलग ही जोन में, एक डार्क जोन में चले जाते हैं। वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस लाइमलाइट एट अ यंगर एज इन दीज चाइल्ड एक्टर्स, जो इस डायरेक्शन में उनको लेके जाती है? कि बच्चों का जो दिमाग होता है ना वो डेवलपिंग है। अब ज़रूरी है कि बच्चा वो काम करे जो कि वो करना चाहता है, उस पर कोई काम फोर्स नहीं किया जा रहा हो, है ना। बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, खेलता है, दोस्त बनाता है, यही तो फ्रेमवर्क होता है ना चाइल्डहुड का। ऐसे में अगर आप बच्चे के सामने कैमरा लगा देंगे एंड उसकी पूरी डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, या फिर उसको फोर्स करेंगे कुछ पर्टिकुलर लाइंस बोलने के लिए जो कि वो नहीं बोलना चाहता, वो काम करने के लिए जो कि वो नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग ट्रेन हो जाएगा, उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट्स ट्रेन हो जाएंगी। वो नॉर्मल बात नहीं कर पाएगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने पीयर्स के साथ, क्योंकि वो कैमरा ट्रेन बन चुका है। उसको लगता है कि उसको इसी तरीके से बात करनी है, उसको लगता है कि उसको हुक लाइन बोलनी है, बिकॉज दिस इज़ वॉट इंगेजेस द ऑडियंस। तो ये सभी तरीके की चीज़ें अगर आप बच्चों के साथ करेंगे तो वो ठीक नहीं है। एक तो बच्चे की पढ़ाई ख़राब होगी, एक तो बच्चे की पढ़ाई पर फ़र्क पड़ सकता है, उसके जो इंडिविजुअल एम्बिशंस हो सकते हैं, उसके जो हॉबीज़ हो सकती हैं, उस पर फ़र्क पड़ सकता है। और फिर लॉन्ग टर्म में पूरे वक्त कैमरा होने की वजह से बच्चे का जो बिहेवियर है, इट इज़ गोइंग टू गेट डिसरप्टेड। और अल्टीमेटली बहुत से बच्चे जो कि ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को कैमरा के आगे कंटेंट बनाने के लिए, एंड वंस ऑल दैट फेड्स अवे दे फील सो लोनली। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ ट्रबल्स भी आने लगते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन बच्चों की ट्रोलिंग होती है। दे हैव टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ अब्यूसेस एंड किस तरीके के कमेंट्स सोशल मीडिया पे आप देखते ही होंगे बच्चों पर किए जाते हैं। उनकी बुलिंग की जाती है, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, फॉर द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे प्रोड्यूस। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैज़ अ ग्रेट toll on mental health of children, and definitely it will have an impact once they grow up. आई थिंक सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वी प्रिजर्व देम एटलीस्ट। जहाँ पे सोशल मीडिया में जो चाइल्ड एक्टर्स हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑल टुगेदर, बट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आई थिंक वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच अकाउंट्स फॉर आवर चिल्ड्रन। आई थिंक दैट इज़ द मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव। And that is why Australian government has actually banned the use of social media for children less than 16 years of age, and I think that's a great step, and if possible should be replicated in India. So what are the 3 tips? We'll just summarize what you have said, and it has been a really great experience understanding all those spectrum. What are the 3 tips that you would like to give to everybody to maintain their brain health जब हम बात करें? First of all, no addiction, no smoking, no alcohol, no gaming, no excessive screen time, no excessive phone usage. Any kind of addiction should be avoided. Second is sleep. आपकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आजकल, खास करके सोशल मीडिया और फ़ोन के यूसेज की वजह से। लोग रात को 2-3 बजे तक सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं। दैट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर योर स्लीप एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि नाइट टाइम में अगर आप स्क्रीन देखते हैं तो एक तो जो लाइट एमिट होती है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। फिर सोशल मीडिया पर आप भैंसे सुन रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया पर आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, या फिर द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग मे बी वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है। तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड स्टेट में है, तो वो नींद ठीक से आपको आएगी नहीं, और अगर नींद आ भी गई तो स्लीप क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। सो मेक श्योर कि सोने से पहले आप फ़ोन यूज़ ना करें, लाइट बंद करके काम इन्वायरमेंट में सोएं, और सुबह उठने के बाद भी तुरंत सोशल मीडिया या फ़ोन का यूज़ ना करें। लास्ट इज़ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। लोगों को लगता है कि सिर्फ मेंटल एक्टिविटी इज़ गुड फॉर ब्रेन हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी इज़ गुड फॉर मस्कुलर हेल्थ। ऐसा नहीं है। अगर आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, इफ़ यू आर फिजिकली हेल्दी, तो मेंटली एंड ब्रेन वाइज ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी हेल्दी। So I think 3 most important tips
which Dr. Rahul has given us, and I think all of us should take into consideration जितना हमारे साथ peer pressure है, जितना हमारा social media surroundings है, we should take into consideration कि हमारा जो brain health है वो काफ़ी अच्छा रहे, और हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हम mentally fit रहें, physically fit रहने के साथ साथ. So thank you so much sir, thank you so much for coming to the podcast and sharing your thoughts. आप बहुत ही socially renowned personality हैं, आपके interviews बड़ी बड़ी जगह छपते हैं, बड़ी बड़ी जगह आपकी बातें होती हैं, and it is really a pleasure कि आपने टाइम दिया अपना and you came to this podcast. So thank you so much sir, thank you. Thank you so much for having me here. It was a great time to talk to you. Thank you sir.